सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। खैर मकदम है सर। कल का जो हंगामा हुआ वो तो ऐसा हुआ कि एक मामूली संस्था के साथ भी नहीं होता है, संगठन के साथ। क्या हुआ कि मैं पार्टी को बुलाया नहीं गया। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये सबसे बड़ा फेलियर, ये सबसे बड़ी नाकामी कारपोरेशन के प्रशासन की, कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आपने आपका दलन यानी कि आपकी पार्षद की इमारत गैर जिम्मेदार लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दी। जो इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन यहाँ आए थे, जिनकी अफवाह बाजार गर्म कर रही थी, जिसका शिकार हम भी हुए, आप भी हुए। दरअसल बात ये है कि वो जनाब रिटायर है, वो पोस्ट पे है ही नहीं हो जी। और जनाब जो साहब सहारा साहब, क्या नाम है उनका, जो कल आए थे जी, तो उन्होंने औरंगाबाद में आने के बाद में वो और महाराष्ट्र के 5 महानगर पालिकाओं का वो सर्वे कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं। उसका उसका एक भाग ये था कि वो कल औरंगाबाद में आए थे जी। औरंगाबाद में आने के बाद में उन्होंने ये तय किया था कि जो लोग इलेक्शन हारे हुए वो उनसे मिलना चाहते हैं। हारे हुए एक दो से। जी हाँ, अब उनका रिसर्च है, वो आप पर मैं इस पर क्या कर सकते हैं। 2 उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो जीते हुए हैं। अच्छा। 2 उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो विड्रॉ हुए हुए हैं। उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो बिन विरोध आए हुए हैं। महिलाओं से भी मिलना चाह रहे थे, उनसे मिलना था। ऐसा एक उनका प्रोग्राम था जी। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि वो रिटायर इलेक्शन कमीशन है जी। आज संवैधानिक पद पे नहीं है, उनके पास में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। लेकिन कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी नादानी, मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती ये हुई कि ऐसी शख्सियत को ऐसी मीटिंग लेने के लिए कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस को इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। ये कमिश्नर साहब का फेलियर है। और इसके अंदर सबसे बड़ी नाकामी मैं कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर, जिनके तहत कॉरपोरेशन का पूरा इलेक्शन कमीशन का पदभार आता है, जनाब सूर्यवंशी साहब जी, क्यों दिया इस्तेमाल करने के लिए? क्यों? तो दरअसल बात क्यों, गलत फहमियाँ क्यों बढ़ गई? और जैसा आप बता रहे कि ये जो हंगामा खड़ा हो गया, क्यों हुआ जी? वजह इसकी ये है कि एमआईएम पार्टी पूरी तरीके से शहर के अंदर बेदार है। सियासी तौर पर हमारी पूरी नज़र और जहन खुला हुआ है कि कहाँ पर क्या सियासी उथल पुथल हो रही है, हमारी नज़र रहेंगी। जैसा हाल ही में अभी पार्लियामेंट के असेंबली के इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए जी, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर 1000 किस्म के इल्ज़ाम लग गए। पिटिशनर हाईकोर्ट में डाल दिए गए, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुँच गए। तो उससे ये चीज़ सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीक़ाकार है वो ट्रांसपेरेंस यानी कि शफाफियत पे नहीं है। वो शफाफ नहीं है, शक व शुबात के दायरे में। और कल की मीटिंग इसी शक व शुबात का एक सबसे बड़ा हिस्सा था, जिसका जायज़ा लेने के लिए, वहाँ की पूरी मालूमात लेने के लिए हमको हमारे माननीय महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि जो जाके जवाब तलब करो कि भाई क्या वजह कि अगर कोई संवैधानिक पद का के मीटिंग ले रहा और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ले रहा, तो एमआईएम पार्टी को, बीएसपी पार्टी को, दलितों से कनेक्टेड पार्टी, ओबीसी पार्टी, तमाम पार्टियों को क्यों नहीं बुलाएं? लेकिन वहाँ जाने के बाद जो बातें सामने आई वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब जो आए थे उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं थी, वो रिटायर है, उनका कोई प्रशासकीय अमल दखल नहीं है और वो उनका एक ज़ाती प्रोग्राम था उनका और वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए थे। उनके साथ में एक वाइस चांसलर या कोई कुलगुरु भी साथ में थे जी। लेकिन रूमर्स जो खड़े हुए उसको मालूमात लेने के लिए, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए और सारी चीज़ों का मद्दुआ लेने के लिए जनाब नासिर सिद्दीकी साहब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर वहाँ पर गए थे। सर फिर भी जो कल की मीटिंग हुई कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि महानगर पालिका इलेक्शन हो सकता है 2-3 महीने हो जाए। नहीं, देखिए मैटर जो है ना सब जुडिस है भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब अफवाह कुछ भी चलते होंगे, भ्रम कुछ भी चलते होंगे, लेकिन हम बात करते हैं सदाकत पर, हक्कानियत पे बात करते हैं जी। जब ओबीसी का इश्यूज लेके इलेक्शन के ऊपर स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जी और 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी को उसके ऊपर हेयरिंग है, तो उससे पहले इलेक्शन की बात करना मेरी नज़र में नादानी है जी। जब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से जब इलेक्शन की पिटिशन के ऊपर कोई उसके ऊपर हुक्मनामा आ जाएगा या कोई उसके ऊपर आदेश या कोई फरमान जारी हो जाएगा, उसके बाद ये अफवाह फैली और उसकी बातें हुई तो उसके ऊपर बेहतर है। सर ये तो खैर कल का खुलासा होगा थोड़ा बहुत। कल मैंने जाहिद कुरैशी साहब जो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर भी है, मैंने उनसे भी एक विशेष मुलाकात लिया था। मुलाकात में ये 20 मंजर में थी क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आपके पार्टी के ऊपर, यानी आप नगर सेवक है, तमाम जो 25-26 नगर सेवक है, सब पे एक आरोप लगे, एक इल्ज़ाम लगे कि भाई इन्होंने अंबादास दानवे के टाइम एमएलसी के टाइम वोट दिया था। ये एक ऐसा आरोप चला, वो चला, काफ़ी कई बार चला है। इसमें क्या सच्चाई, क्योंकि जिन है ना बार बार बाहर निकल जाता है। ये देखिए, ये सिर्फ मनगढ़ंत बात है, सबूत क्यों नहीं दे रहे?
अगर आप इतने बहुतान इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, अब हम भी कहेंगे कि भाई आप नासिर सिद्दीकी साहब को हराने के लिए खड़े थे, आप जो है तो शिंदेगढ़ से मिले हुए थे, जी तो हमारे पास सबूत नहीं है, मगर हम बोल तो सकते हैं, बोल सकते हैं ना, जी। दिखाई भी वैसा देता है। तो ये सिर्फ एक भ्रम है, ये कई दिनों से चल रहा है। मेरे को आप बताइए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उस वक्त कितने कॉर्पोरेटर थे, और कितनों ने वोट दिया, और कितनों ने शिवसेना को वोट दिया? ये सवाल कोई नहीं करता, ये सवाल कोई नहीं करता। 200-250 के ऊपर उनके उस वक्त जालना और औरंगाबाद के मिला के जी 250 के ऊपर उनके कॉर्पोरेटर और इनके पास में स्ट्रेंथ थी इतनी, किनके पास? कांग्रेस और राष्ट्रवादी के। जी लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को 110 या 112 वोट मिले, कोई आज तक नहीं पूछ रहा कि 100 वोट कहाँ गए। जी हमसे सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि हमने सबूत नहीं रखा और ईमानदारी से सेकुलर वोटों के पीछे हम चले गए। तब आपको जो है तो इल्ज़ाम लगाने की बात आएगी। उस वक्त की बात आपको याद होंगी, जी अब्दुल सत्तार साहब ने शिरडी के अंदर मीटिंग लेके पूरे कॉर्पोरेटर्स को लेकर चले गए थे। जी आप भी थे उसमें? कांग्रेस के लेके थे, हम क्यों ले गए? अच्छा कांग्रेस के कांग्रेस के लोगों को, राष्ट्रवादी के लेके चले गए। लेके चले गए। किसी में हिम्मत नहीं है सवाल करने की, खुली आंखों से चला सब। अब एमआईएम से आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए, लगे इल्ज़ाम लगाने को। अंबादास दानवे, और फिर आज तो बात ये हो गई भाई कि अब तो शिवसेना का इल्ज़ाम हम पे क्यों लगा रहे हैं? जी अब तो आपकी कांग्रेस भी गोद में बैठ गई, राष्ट्रवादी भी गोद में बैठ गई, सबने सत्ता भी भोग लिए। अब तो मुसलमान धड़ल्ले से उनको वोट भी डाल रहे, पार्लियामेंट में भी डाल रहे, इसमें भी डाल रहे। क्या रही अब ये बात में? खसे नहीं बिल्ली खम्बा नोचे बातें भी खत्म करो अभी इशू। सर एक सवाल ये है कि मैंने उनसे बातों बातों में एक सवाल ये भी पूछा कि सर बोलते हैं राजनीति में कोई किसी का मुस्तकिल तौर से दुश्मन नहीं होता, ना दोस्त नहीं होता है, सारी बात होती है। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई क्या मुमकिन है कि मतलब वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम एक बार एक टेबल पे आ जाए, एक साथ आ जाए जैसा पहले हुआ था? तो उन्होंने खुल को तो नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि बड़ों के हाथ में है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि ये बात है, बिल्कुल हकीकत है कि प्रकाश अंबेडकर साहब की सियासी सोच और सियासी नज़रिया पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हो गया है। वो कैसे सर? ये तो बड़ी हैरान आपने असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा, वो तो उन्होंने हमने सुन लीजिए, अब आपने सवाल किया, उनका जवाब ले लीजिए। जिस वक्त इधर से जावेद कुरैशी साहब को उम्मीदवारी दी है, जी इधर से अफसर खान साहब को उम्मीदवारी दी है, आपके ही इंटरव्यू के अंदर मैंने कहा था टिकट तो दिए, वोट दिला के बताओ समाज को मिले क्या? नुकसान हमारा हो गया, जी आपका हमारा हो गया। जी तारीख हमको माफ नहीं करेंगे, हमसे ऐसी बड़ी बड़ी खताएं हो गई। इधर से इम्तियाज जलील साहब को शिकस्त फाश हो गई, इधर से नासिर सिद्दीकी साहब को हो गई। तो यही महाराष्ट्र के अंदर हुआ। और आप पूरी तरीके से एनालिसिस करो, आपने जो उम्मीदवार खड़े करे तो किसके खिलाफ खड़े करे, और ताईद और हिम्मत किसको पहुंची, सियासी ताकत किसको पहुंची। लेकिन साहब एक आम तस्वुर, सियासी तस्वुर ये पाया जा रहा है कि भाई महाविकास आघाड़ी के अलायंस वालों ने जो तो मुसलमानों को टिकट नहीं दी। पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, सिवाय एमआईएम के दो होंगे जो भी होंगे, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी ने बड़ी संख्या में मुसलमानों को वोट दी, दिए ना, उम्मीदवार दिए ना, दिए ना, उम्मीदवारी आपने दिए। एक तरह का इंसाफ देने का काम किया। उनका कहना है। जवाब ले लीजिए भाई, उनका कहना ले लीजिए। मैं भी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका, आपने मुसलमानों को टिकट दिए। आपका समाज वोट नहीं दे रहा, आपकी बात में वो दमखम नहीं है, आपका समाज वोट नहीं दे रहा। किस भाषा में बोलूं तो समझ में आएगा, बोलिए। तो फिर इसकी वजह क्या है सर? ठीक है मुसलमानों को नहीं मिला तो उनकी कम से कम उनकी बात तो रह जाती है, इसके ऊपर क्या सर? इसका साफ मतलब ये है कि आपके फैसले गलत है, समाज आपकी गिरफ्त में, आपकी पकड़ में नहीं है। आप मेरे को बताइए पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या हुआ? पार्लियामेंट के उम्मीदवार इनके आपने वंचित बहुजन उम्मीदवार खड़े किए थे, जी बराबर है। 1.5 लाख के लगभग ऊपर आपकी वोटिंग हुई जी दलित समाज की, वही गिना जाएगा ना वोटों को? गिना जाएगा ना वोट। उम्मीदवार को 60,000 वोट मिल रहे, जी 90,000 वोट गए कहाँ? इम्तियाज साहब को तो नहीं मिले। बताइए किसको ताकत गई, बताइए। असेंबली के अंदर भी यही हुआ। आपका इससे पहले अमित भोईगढ़ साहब ने इलेक्शन लड़ा जी 2019 में जी नासिर सिद्दीकी साहब के खिलाफ, जी 30,000 वोट लिए, जी आंकड़ा है, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल है। मिल गया। और अब 2024 के अंदर हमारे जावेद कुरैशी साहब ने इलेक्शन लड़ा, जी उनको मिलते हैं 4,000 वोट। मतलब 26,000 कहाँ गए ये आपका सवाल है, तो आप बताइए ना कहाँ गए? अब वो नासिर साहब को तो नहीं आए, हमारे साहब को, जावेद साहब को भी नहीं मिले। ये बात आप बताइए मेरे को, ये बात आना कि नहीं आना सामने? खुला समझ में आ रहा हूँ कोई ये वोट वहां गए, नासिर सिद्दीकी साहब को नुकसान हो गया। आई बात समझ में? तो ये राजनीति वंचित बहुजन आघाड़ी की चल रही। अब कैसा इनसे मिलना और किस बात के ऊपर अब इनसे बातचीत करना? वोट का रेशो उनका कहाँ था, कहाँ आ गया? कहाँ 52 लाख था, कहाँ 14 लाख पे आ गया? तो ये जो सियासी फैसले हो रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत खसारे में चले गए।
सर एक सवाल ये है कि क्या मुमकिन नहीं है कि मैं मतलब असद साहब क्योंकि आप प्रवक्ता है और अक्सर ये होता है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर लीडरशिप सुनती भी है, उनके मशवरे पे गौर करती है, मानना नहीं मानना एक अलग चीज़ है, कि आप इसकी सहमत है कि भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब असद साहब की फिर एक बार दोस्ती हो पर्सनली तौर से या पार्टी के नज़रिए से? देखिए, मैं लीडरों की मेल मिलाप की बात नहीं कर रहा, जी लेकिन दलित समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, जी इनको एक जगह आने की जरूरत है। नेता कुछ भी फैसले कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन जिस दिन ये समाजों की सोच है हो जाएंगी कि हमको एक साथ रह के दलित को, मुस्लिम को, ओबीसी को और एसटी को, जी धनगर समाज को, ये समाज जिस दिन एक दिन आ जाएंगे ना, आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जी ये असेंबली के आसपास भी दिखाई नहीं देंगे, ये तो सारे लोग आपको असेंबली में दिखाई देंगे। इतनी बड़ी ताकत ओबीसी, मुस्लिम समाज और दलित समाज के अंदर है कि हम महाराष्ट्र की काया पलट सकते, सत्ता हमारे हाथ में ले सकते, लेकिन हमको लड़ा कर बिखरा के रखा हुआ है। तो सब ऐसा तो कब सुनने में नहीं आया, पेपर में आया जैसा कि आमतौर से मीडिया में कि भाई असद साहब ने ऐसा मतलब प्रकाश अम्बेडकर साहब को फ़ोन करे, आप फोन होते हैं ना सब हाई लेवल पे, खैर खैरियत पूछी जाती है, ऐसा सुनने में भी नहीं आया मतलब मीडिया में? देखिए, जब आप जो है तो प्रैक्टिकल में सामने आ रहे हैं, जब आपके इक़दाम खुले तौर पे सामने दिखाई दे रहे हैं, आप किसी भी कीमत और आपके स्टेटमेंट टोटल हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, हम मोहब्बत बरसाए जा रहे हैं, आप नफरत वापस में दिए जा रहे हैं, इन हालत में बात हो तो कैसे हो? अच्छा, फिर मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि हम इसलिए नेता अपने फैसले के लिए कुछ भी फैसले कर सकता है, जी लेकिन समाज जिस दिन ये चीज़ को समझ जाएगा ना तो नेता हाशिए पे चल जाएंगे। सवाल ये भी है साहब कि ठीक है आपने समाज की बात करें, लेकिन समाज भी कहने के अपने एक आदर जिसको नेता कह सकते हैं उसकी बात को मानता है, वो कैसा भी रहो। तो क्या हंडोरे साहब दलित समाज के नेता नहीं है क्या महाराष्ट्र के अंदर? है ना, बड़े नेता हाँ, है। फिर क्या जोगिंदर कावड़े साहब नेता नहीं है क्या महाराष्ट्र बड़े के नेता है, अंदर? इसमें कोई शक नहीं। अब बहुत सारे ऐसे नेता है, रामदास अठौले साहब है, इनकी सोच सिर्फ तब्दील होना थोड़ी सी। अफसोस की बात यह है कि दलित समाज भी अब बीजेपी के पीछे जा रहा है, हम अक्सम के नुकसान उठाने के बाद भी पीछे जा रहा है। वो रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं फिर भी ये जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पूरा कर दिया फिर भी जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पूरी उन्होंने हर शूबे के अंदर डाल दिया फिर भी समाज उनके पीछे जा रहा है, अपने ही फायदे को भी नहीं समझ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। और मैं तो कहूँगा, देखिए उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ जी, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर योगी महाराज जीत के आए, जी बीएसपी की एक सीट चुन के नहीं आती, पूरा वोट ट्रांसफर होगा उधर। ये लीडरशिप है क्या? ये लीडरशिप है? तो देखिए, समाजों को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा लीडर अगर जाति मफाद के लिए मैं कोई गलत काम कर रहा है तो समाज ने अपना फैसला कर लेना। और समाज जिस दिन दलित, मुसलमान, ओबीसी से एक जगह आ जाएंगे, महाराष्ट्र में सीएम भी आपका होगा, कैबिनेट में भी आपके मिनिस्टर रहेंगे, और हाउस के अंदर भी आपके कम से कम 150 से 200 के लगभग में आपके जो तो मेंबर ऑफ असेंबली रहेंगे। सर आपने जब यूपी की बात की तो मुझे दिल्ली की याद आ गई। सर अब आप मीडिया में देखा होगा अभी पिछले हफ्ते में आपने कि वहाँ बीजेपी के एक बहुमत में ही पूरा ठिकरा जो है तो ज़्यादातर एमआईएम के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी और एक अजीब गरीब माहौल है। देखिए, सियासत के नादान और एमआईएम पार्टी से बुग़्ज़ रखने वाले, जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, ऐसे लोगों की बयानबाजी। हरियाणा के अंदर भी इलेक्शन हुआ जी, बराबर है। हरियाणा के इलेक्शन के तो एमआईएम ने नहीं लड़ी वहाँ जाके, नहीं नहीं हरियाणा के अंदर जाके कांग्रेस की और सीधी बीजेपी की फाइट थी, जी बराबर है। केजरीवाल ने वहाँ पे जाके अपने उम्मीदवार खड़े करे, जी 15 कांग्रेस के कैंडिडेट गिरा दिए, सत्ता में बीजेपी को लेके आ गए। ये सवाल कोई नहीं करता, कोई सुरमा के मुंह में दम नहीं, ना छाती में दम है ये सवाल करने को। वहाँ तो एमआईएम भी नहीं थी, बीजेपी के खिलाफ में माहौल था वहाँ पर, लेकिन केजरीवाल साहब ने जाके वहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कर दिया खोला खोला। तो फिर हमसे कौन सवाल कर रहा है ये बोलो? सर वो तो बड़ी पार्टी, वो तो जाके लड़ेंगे ना। नहीं, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी क्या सवाल रहा? की बड़ी पार्टी है, आज सफ़े हस्ती से बिट गया है दिल्ली के अंदर, कहीं की बड़ी पार्टी है? पर पहले तो थी ना। नहीं नहीं, हरियाणा में क्या था उनका गाजर? जी हरियाणा में क्या गाजर था उनका? सत्यानाश करे ना जाके। जी जी बदला क्या हुआ? बदले में कांग्रेस ने अभी जो दिल्ली का इलेक्शन लड़ी, जीतने के लिए कहाँ लड़ी? केजरीवाल को खत्म करने के लिए लड़ी। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे को खत्म करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी अपोजिशन की भूमिका अगर कोई निभा रहे हैं जी और ईमानदारी से अगर माइनॉरिटीज़ के और दलित समाज के और जो माहौल इस वक्त हिंदुस्तान में खड़ा गया, भारतवर्ष में खड़ा किया गया, इसके खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है तो मेरे कायदे मोहतरमा असद अवीसी साहब लड़ रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब लड़ रहे हैं। साहब मैं जब जाहिद कुरैशी साहब से कल इंटरव्यू कवर कर रहा था तो मैंने बड़ा बेबाक कर खुल के कहा था कि साहब उसमें एक उम्मीदवार आप भी थे और कहने के वोट का बंटवारा हुआ, इसकी वजह से यहाँ की मुस्लिम क़यादत खत्म हुआ, ये हारे। तो उनका ये कहना था, मेरे चैनल पर मौजूद है, कि एमआईएम के जिम्मेदार उसमें सभी आ गए, इनको अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ कम पड़े। हमारे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झाँक के देखिए मोटे तौर से कि आप कहाँ कम पड़े। तो
कैसे कम पड़े? जरा आप बता सकते हैं अपने, चलिए उनका एक नजरिया हो सकता है, अब आपकी क्या सोच है? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर पार्टी ने अपना महासभा करना चाहिए और हर उम्मीदवार ने खड़े रहने से पहले अपना महासभा करना चाहिए। मेरे को मेरी सियासी हैसियत मालूम होना चाहिए कि मैं खड़ा रहूँगा तो क्या मैं जीत सकता क्या, और अगर मेरे खड़ने से मैं नहीं जीत सकता तो कई फाशिस्ट ताकतें तो नहीं जीत रही। हम तो कौम की बुलंदमान दावे करते, हम तो कौम की क़यादत के वादे कर रहे, लेकिन मजबूत किन को करे हमने? आखिर अव्वल तो उन्हीं को मजबूत करे ना जिनको हम हटाना और मिटाना चाह रहे थे। ये हो गई नंबर एक बात। दूसरी चीज़, देखिए हर किसी पार्टी को खड़े रहने का इख्तियार है। अगर जावेद कुरैशी साहब खड़े तो हमको कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल खड़े रहो, अपनी राजनीति के ऊपर खड़े रहो, आप सियासत में काम करते बिल्कुल खड़े रहिए। लेकिन हमने जैसे हम महासभा कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा असेंबली इलेक्शन के अंदर कैसे कैसे हालात आए, बहुत कैसी कैसी बातें सामने आई, कैसे कैसे माहौल को ख़राब किया गया। देखिए हमसे ज़रा सी सियासी गलती भी गैरों को एक जगह करती मुत्तहिद कर देती है, ये ख़ताएँ भी हमसे हुई। उसके बाद में हमारे उलमाए दीन की राय सामने आई, उनका असर तो हमको फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान बराबर हो गया। फिर बता सकते हैं कहाँ का गलती, कुछ खुल के बता रहा हूँ ना मैं आपको, 100% नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब जीत जाते थे अगर उलमाए दीन की राय सामने नहीं आती तो। अच्छा, ये एक वजह। और दूसरी वजह ये है कि अभी जो ऐसे लोग भी मैदान में उतर गए जिनका कोई सियासी और समाजी काम नहीं था, अच्छा, जिन्होंने कौम और मिलत का कभी कोई काम नहीं किए, ऐसे लोगों ने लाके उम्मीदवार करके वोटों का बंटवारा कर दिया। अब इसको ज़ाती मफाद कह लो या सियासी सौदेबाजी कह लो या उनके सियासी हक़ कह दो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया हुआ उनको हक़ समझ लो, लेकिन नुकसान तो हुआ। सर मैंने एक सवाल, क्योंकि मैं वो सवाल की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि सवाल ही था। मैंने कहा था कि साहब यहाँ के जो एमपी थे 35-40 साल के बाद अमानुल्लाह मोतीउर साहब को एक नसीब हुआ था, आमदार और खासदार, मैंने बहुत खुल के कहा था, और पार्लियामेंट में औरंगाबाद की आवाज़ गूंजी हर मसाइल में। तो उनको मैंने गिनाया, उन्होंने बोले क्या है बताओ, बोले एक प्रूफ मेरे रिकॉर्ड पे मौजूद है। साहब मसाइल पे है, पानी पे है, रास्ते पे है, लाइट पे है, शेतकरी पे है, इस पे सब पे पूछी। तो उनका मतलब पॉइंट पॉइंट ये था कि पानी है, रास्ते, ये हुए क्या? देखिए अब जवाब दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर जो सवाल उठाए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो बात की जाती है वो ऑन द रिकॉर्ड जाती है। अच्छा, आप बात समझ लीजिए, अगर एविएशन मिनिस्ट्री की बात इम्तियाज़ जलील साहब उठा रहे हैं तो उसका फ़ायदा, उसका मुबदला, इसका पूरा क्रॉसपॉन्डेंस होकर जो इशू को उठाया वो इशू की पूर्तता जाके एविएशन मिनिस्ट्री करता। इम्तियाज़ जलील साहब ने किसानों की आत्महत्याओं के ऊपर बात की पार्लियामेंट के अंदर। अब आपको अगर इसकी मालूमात नहीं है तो आपने जानकारी ले लेनी चाहिए कि उसके बाद पार्लियामेंट से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से एक यानी कि ऑर्डर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को आया कि मराठवाड़ा के अंदर कितनी सारी चीज़ों को इरादा किया गया किसानों की खुदकशी के ऊपर। तो जितने इशू जो उठाते हैं ये ऑन द रिकॉर्ड जाते हैं। और आपने सुना होगा स्पीकर बार बार क्या कहता है कि मैं रिकॉर्ड पे चीज़ को नहीं लूँगा। बराबर, राइट। क्यों कहा जाता है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे जाती है, और हर चीज़ जब रिकॉर्ड पे जाती है तो इस समझ से और सियासी इंसाफ मिलता है। अब आप बोलेंगे कि मैंने पानी का बोला तो मैंने बटन दबा था, यहाँ मोटर में पानी आया क्या, तो ये स्कूल के बच्चों की बात है। लेकिन हर इश्यूज़ को, हर मैं कहूँगा करप्शन को और हर बड़े बड़े स्कैंडल को जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की जब 1952 में पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो 2019 तक जो क़यादत इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में पार्लियामेंट में बुलंदबान आवाज़ करके बात करने वाली मिली, मेरे को नहीं लगता तारीख के अंदर ऐसा कोई औरंगाबाद से चुन के मुंतखब होकर गया था। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने एक कामयाब क़यादत को यहाँ से चुन के दिया, एक बाशऊर सियासतदान को जिसको सियासी और समाजी सूझबूझ और जो आला तालीम याफ्ता, उसने जाके 4 चांद लगाया। सर बातों बातों में एक मेरे रिकॉर्ड पे ही देख चैनल पे उनका एक दर्द छलका था कि एमआईएम को औरंगाबाद में लाने वाला, परवान चढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, उसका नाम जावेद कुरैशी है। इस दर्द को कैसे महसूस करते हैं बतौर के एक एमआईएम के कार्यकर्ता? देखिए उन्होंने अगर ये कह रहे कि एमआईएम पार्टी को उन्होंने औरंगाबाद में लाया तो ये बात दुरुस्त नहीं है। एमआईएम पार्टी सबसे पहले औरंगाबाद के अंदर आई है 98-99 जी, जिसकी क़यादत जिस वक्त के यहाँ पर सरगर्म सियासत के अंदर सरगर्म थे हमारे इलियास किरमानी साहब जी और मरहूम हमारे मोहम्मद खान साहब जो तंजीम से जुड़े हुए थे। इलियास किरमानी साहब भी थे इसके अंदर? हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको ऑन द रिकॉर्ड कि उन लोग ने लेकर थे, हम लोग मौजूद थे, हमने शतरंजा बिछाए थे। ये हिंदी भवन के पास में बहुत बड़ा जलसा सालाना मिल्लत का हुआ था जिसमें कायदे मोहतरम अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब सब थे जी। लेकिन उसके बाद में उतने क्यों, तो हम लोग कांग्रेस से वो जम के जुड़े हुए थे, हमसे मुराद पूरे तमाम मुसलमान जी। तो वो क़ुव्वत और ताकत जब नहीं मिली जी। उसके बाद 2012 और 2013 में यहाँ से कुछ नौजवानों के जम में गफीर यहाँ की सियासी हालत देख के
यहाँ की सियासी पसमानदगी देख के, यहाँ की सियासी पसमर्दगी देख के कायद मोहतरम असद अवीसी साहब के पास गए थे। हमारे कायद मोहतरम को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो कौन सा वफद पहले गया था यहाँ से, नाम बता सकते हैं आप? जिसके अंदर अज्जू नाइकवाड़ी साहब थे, अच्छा अमजद चाचू थे, जी ये ऐसे जज्बाती नौजवान थे जो सियासी तौर पर कौम और मिलत का कुछ काम करना चाहते थे। ऐसे 2-4 और नौजवान थे जिनका एक यहाँ से वफद वहाँ गया। तो पहला जो अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया जी तो वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि शायद महफूजुर रहमान साहब थे जी या कोई और थे, शहर के। जी हाँ। लेकिन जिस वक्त जावेद कुरैशी साहब को अध्यक्ष बनाया गया तो महफूजुर रहमान साहब को हटाने के बाद इनको बनाया गया। तो इसका साफ मतलब कि 2012-2013 से थी पार्टी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आपने मेहनतें की होंगी, आपने पार्टी के लिए बहुत कुछ जद्दोजहद की होंगी, महफूजुर रहमान साहब ने कुछ कम की होंगी, नौजवानों ने की होंगी। लेकिन सबसे अहम बात सुन लीजिए अब आप। जी देखिए, जैसा मैंने इससे पहले भी जवाब दिया है जी कि आपने एक बंजर ज़मीन, जी ऐसी बंजर ज़मीन जो नाकारा ज़मीन है, जी लेकिन आपने वो खरीद ली, जी तो अब 7 बार आपके नाम पे आ गया, बिल्कुल आ गया। PR कार्ड आपका हो गया, प्रॉपर्टी हक आपका हो गया, जी आपके ताबे में है। जी लेकिन इस बंजर ज़मीन को जिसने जरखेज बनाया, जिसने सरसब्ज इसको शादाब किया और जिसने इसको लहलहाते फसलों से बिल्कुल माला माल किया, कीमती फसल बना के खड़े किया, वो लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हैं MIM पार्टी को ताकत बख्शने के, जिसकी बदौलत, ठीक है, बिल्कुल आपकी सदारत के अंदर पहला असेंबली का इलेक्शन जीते, कुछ काविशें, कुछ जद्दोजहद रही होंगी। लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब ने आने के बाद, 25 कारपोरेटर ने आने के बाद जिस तरीके से ज़मीन पे काम उतारा, जिस तरीके से लोगों के दिलों में काम करके जगह बनाई और नफरत के माहौल को पलट के सेकुलरिज्म की तरफ लेके गया, ये इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत के अंदर वो फन था। तब हमने फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता। जी जब पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता तो उस वक्त सदर कोई और थे। तो देखिए, मैं आज, ठीक है, मेरे को 5 साल का मौका मिला, जी बहुत मेहनत करा मैंने वार्ड के अंदर, जी बहुत जद्दोजहद करा, लेकिन मैं आखिरी इंसान नहीं है। हो सकता कल कोई मेरे से काबिल इंसान आएगा और मेरे से ज़्यादा काम कर लेंगे, तो ठीक है, दर्द उनका छलका होगा ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने जद्दोजहदें भी की होंगी। लेकिन जिन लोगों ने एक बंजर ज़मीन को सरसब्ज और शादाब बनाया, हमको उन लोगों के नामों को फरामोश हम कर नहीं सकते, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब के नाम को फरामोश नहीं कर सकते और 25 कारपोरेटर की काविशों को और उनकी जद्दोजहद को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर, इम्तियाज़ जलील साहब पे एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि इम्तियाज़ साहब जो है तो महाराष्ट्र में और खासकर औरंगाबाद ज़िले में एक अपनी एक मजबूत पकड़ कह सकते हैं, वो पकड़ बरकरार रखना चाहिए सियासी एतबार से, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी शख्स पार्टी का वो उनसे उभरे, उससे ताकतवर बने। शायद ये सोच के जावेद कुरैशी साहब को नज़रअंदाज करने का काम किया गया, ऐसा उन पर आरोप लगते हैं। कहाँ तक सही मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, इंसान अगर आगे बढ़ता है और इंसान अगर कोई मुकाम पे पहुंचता है तो वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे पड़ता है जी और वो अपनी जद्दोजहद से, अपनी काविशों से और अपनी लगन से, अपनी मेहनत से लोगों के दिल जीत के पहुंचता है। किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे को कमतर कर दे और किसी में हिम्मत नहीं है कि मेरे को बढ़ा दे। और अगर वो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे तो मैं तो कहूँगा कि उन्होंने भी अपना मुहासबा करना चाहिए कि इम्तियाज़ जलील साहब किसी को छोटा नहीं कर सकते। हमारा यकीन तो अल्लाह तबारक तआला पे है जी और वो किसी को बड़ा भी नहीं कर सकते। तो ये इल्ज़ाम में मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। ऐसे इल्ज़ाम, सियासत के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। सियासत का दायरा बड़ा वसी है, आप काम कीजिए। आपने बहुत अच्छा कि इशू लेके चले थे, आप रिजर्वेशन के ऊपर आप पैदल गए थे मुंबई तक, बड़ा इशू था आपका, लेकिन उतने आपको प्रसिद्धि यानी कि उतनी जो शोहरत मिलना था किसी तरीके से नहीं मिली। कहीं आपका तंत्र कम पड़ गया बोलो या कहीं आपके लोग कम पड़ गए बोलो, तो जद्दोजहद मुसलसल करते रहना चाहिए। हाँ, काविश हम करेंगे। देखो, इम्तियाज़ जलील साहब आमदार से खासदार क्यों बने? आमदार बनने के बाद में उन्होंने काम किए, लोगों के दिलों को जीते, खाकसारी से, इनकिसारी से लोगों से बात की, मिलनसारी से बात की। मैं अगर चाहूँगा कि मेरी जगह कोई दूसरा शाह बाजार में आना नहीं, मैं सबको दबा के रखूँगा, नहीं होता ऐसा। लोग बराबर अपना फैसला कर लेते। तो देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब ने मेहनतें की, काविशी की, कामयाबी की, और जब इम्तियाज़ जलील साहब पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े तो जावेद कुरैशी साहब शाना बशाना साथ में आए, काम किए उन्होंने। उसके बाद फिर किसी वजह से नाराज़ हो गए, चले गए। कौन उनका विरोध करा? आज तक किसी ने उनका विरोध नहीं करा। साहब, एक बात ये भी है, एक पुरानी बात याद है कि मैं उसको खुलासा करना चाहूँगा कि जब असद साहब, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो असद साहब जो है उनके घर पे चले गए थे पुरसे देने के लिए। लोग कहते हैं कि अगर इम्तियाज़ जलील साहब भी चल जाते उनके साथ तो शायद कुछ मतलब हालात और साथ नहीं, देखिए, आपको, हमको, सबको इस दायरे फ़ानी से जाना है।
हाँ और इसके अंदर कोई सियासत नहीं होना चाहिए और ना ही कोई सियासत कर सकता है इसके अंदर। लेकिन ये हमारा इंसानी, अखलाकी और दीनी भी फरीज़ा है जी। कि इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कोई भी। और क्यों करेंगे कोई लोग जानबूझ? बोलते हैं कि जाना चाहिए था। लोग छोड़ दो, लोग कुछ भी बातें करते हैं, लोगों का क्या है। मैं इंसानियत की बातें कर नहीं, रहा अगर हूँ। जैसा असद साहब हैदराबाद से आके जा सकते नहीं, हैं, तो फिर सुनिए ना यहाँ आप के मेरी क्यों बात, बिल्कुल सुनिए आप मेरी बात, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। असद साहब गए, बिल्कुल पुरसा दिए, सब ने जाना चाहिए, हमने भी जाना चाहिए था, किसी वजह से मैं भी नहीं जा सका, जी मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। जी लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मैं उस वक्त मौजूद ही नहीं था यहाँ पर। जी तो हर किसी की अपने अपने कुछ ज़रूरत, लेकिन इस चीज़ को सियासत में मत खींचो आप। अभी अच्छा, हज़ारों जगह ऐसी जगह चले गए इम्तियाज़ साहब जहाँ पर आप भी दिखाई नहीं दिए, फिर हमने क्या आप पे मौजूद इल्ज़ाम ठहराना? नहीं हो सकता ऐसा। सर, मेरे कल से जो न्यूट्री कवर हो रहा है तो कम से कम 10-12 जो लोग हैं, आवाम की एक ताकत होती है, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि जावेद साहब दोबारा एमएम ज्वाइन कर लो। साहब, इतनी बातें हो गई, इस्लाम तराशिया हो गई, हद से ज़्यादा हो गई, मतलब कई मतलब सियासी एतबार से सियासत मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ी। तो क्या मुमकिन है कि अगर ऐसा कुछ अल्लाह कुछ उलट फिर होता है तो जावेद साहब को मतलब तमाम आपकी टीम लब्बैक कहेंगी? क़ायद मोहतरम असद अवीसी साहब, क़ायद मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, क़ायद मोहतरम नासिर सिद्दीकी साहब, क़ायद मोहतरम हमारे शारिक नक्शबंदी साहब, क़ायद मोहतरम हमारे समीर साजिद साहब, अगर ये बैठ के कोई फैसला करेंगे तो कौन इनकार कर रहा है इसके ऊपर? कौन इनकार कर रहा है? मैं नहीं बड़ा साहब, कमेंट्स में पब्लिक की राय, मेरी राय तो लोग बोली कि भाई मैंने अगर पब्लिक की राय है तो हम भी हमारी राय दे रहे हैं ना, हमारी राय कोई मायने नहीं रख रही है। हाँ जी जी, है ना, प्रवक्ता है साहब आप, फिर ऐसे कैसा? देखिए, जब हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम लेके निकले तो हम सब मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए निकले, क्यों बैर करेंगे हम किसी से? लेकिन पार्टी को मजबूत करने वाले काम होना, हमारी सियासी क़ुव्वत बख्शने वाले काम होना, और अगर वाकई में आपका जायज़ मुक़ाम है, अगर आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहे तो मेरे को हिर्स और बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। जो आगे बढ़ सकता है अपने सलाहियत बढ़ाओ ना, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा, बढ़ाइए बिल्कुल उनको आगे। हम इसी सोच को लेकर चलते और पार्टी का नज़्मुल ऐन भी यही है और हमारे क़ायद मोहतरम की भी सोच ऐसी है। लेकिन अब आपको तो मेरे क़ायद मोहतरम ने घर पर जाके लेके आए थे, जी जावेद कुरैशी साहब को घर पे जाके लेके आए थे। जी जी घर पे जाने वालों के अंदर हमारे इम्तियाज़ साहब खुद थे, नानी अज्जू पहलवान साहब थे, जहांगीर खान साहब थे, सब लोग गए। हम सब ने शाना बशाना उनको छाती गले से लगाया था। कहाँ इनकार किए थे किसी ने? बताओ ना आप मेरे तो को। आज कोई दुश्मनी नहीं सियासी मतलब? क्या दुश्मनी है उनसे? बताओ ना, क्यों दुश्मनी रहेंगी? अब उन्होंने क्या हमारे घर पे कब्जा करेगा, हमने उनके घर पे कब्जा करे? कुछ भी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है किसी के ताल्लुक से। लेकिन अगर सियासी स्टेट से नफरत की बातें क्यों होती है? नहीं, देखो, हर किसी की स्टंटबाजी रहती है। अगर आप वंचित बहुजन अघाड़ी में चले गए तो आपको प्रकाश अम्बेडकर का नजरियात रखना पड़ेगा, और हम अगर MIM के अंदर है तो हम असद अवीज़ साहब की और इम्तियाज़ जलील साहब के ख्यालात को सामने रखेंगे। आप चाहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से डोमिनेट होके मेरे हक में लोग आ जाएं, हम चाहेंगे कि भाई हमको नुकसान ना पहुंचे, आप डोमिनेट हो जाए। ये तो फितरी बात है, ये तो चलने वाली है, ये रुकने वाली कहाँ है? सर, अभी बात से जो आप मुझे भी नहीं मालूम था कि इलियास करमानी साहब का ताल्लुक पहले MIM के उससे रहा। सवाल ये साहब, इलियास करमानी साहब भी एक कद्दावर शख्सियत है, मतलब है एक मजबूत है, तो फिर ऐसे क्या हालात उभरे कि वो एकदम इससे मतलब सियासी दुश्मनी की तरफ चले गए, मतलब आपके खिलाफ, MIM के खिलाफ? अभी देखिए, जिस वक्त वो लोगों ने MIM पार्टी को यहाँ पर लेके आए थे तो हम कार्यकर्ता बोल के थे, हमने चटाया बिछाए, हमने दरी बिछाए, मुसलमानों की क़यादत उभरे और मुस्लिम हमारी एक जमात को बोल के। फाउंडर तो फिर मैं हुआ, मैंने क्या बोलना फिर? मैं फाउंडर तो सब में को दे दो, मैं फाउंडर तो सब में को दे दो। देखो, सियासी हालत बदलते हैं, सियासी नज़रियात बदलते और सियासी मफादात बदलते, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। मेरे को बेहतर लगा हुआ है, मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ, मैं जुड़ा हुआ रहूँगा। जिनको नहीं लगा, जिनको अपने फैसले लेना था वो ले चुके। सर, आज भी मैं 2-4 से मार्केट में घुमा, फेसबुक देखो, आज भी अगर लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब इम्तियाज़, खासकर इम्तियाज़ साहब के ऊपर मामला चलता है ज़्यादा, उनका कहना है कि भाई ये साहब अगर जो पुराने कांग्रेसी है, राष्ट्रवादी है, जो भी है, इनके घरों पे गए, ऑफिस पे गए, रिस्पेक्ट करे, जो भी करे, एक माहौल लगता है दोस्ताना ताल्लुकात, तो कुछ हालात बदल सकते हैं, कुछ सियासी हवा बदल सकती है। सही बात है कि सियासी बात है? देखो, कई कांग्रेस के लोग हमारे पास आ चुके, जैसे मीर हिदायत अली साहब जी हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, जी वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए तो हमने बिल्कुल उनको छाती गले से लगा के पार्टी में लिए। जी। ऐसे कई लोग आए तो बिल्कुल लिए। अब जो लोग कांग्रेस का दामन ही नहीं छोड़ना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? नहीं, इम्तियाज़ साहब ने जाना चाहिए, सुनिए ना, बड़ापन देते। अरे भाई, जब गए तो ही सब आते हैं, आए ना। अब उनका ही जाना जरूरी है, हर जगह 1,500 जगह इम्तियाज़ जलील साहब ने मौजूद क्यों रहना? फिर इतने पोस्ट होल्डर क्यों फिर रहे? हम लोग बिल्कुल जाते, मनाते, बात ले आते, इम्तियाज़ साहब के पास ही रखते। लेने और नहीं लेने का फैसला इम्तियाज़ साहब के ऊपर ही है। राष्ट्रवादी से भी कई लोग हमारे पास में आए हुए हैं। अभी हमारे जैसे पहले हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब थे, वो राष्ट्रवादी से थे। उनको MIM में लिए थे कि नहीं लिए थे? तो जो आए उनको वेलकम है। अब आएंगे तो आपको कौम का काम जमात से जुड़ना है, जमात को मजबूत करना है, तंजीम को मजबूत करना है। इनफरादी मैं भी कुछ भी नहीं है, आप भी कुछ भी नहीं है।
सर फेसबुक पे व्हाट्सअप ये भी अफवाह गर्म है कि जैसे इलेक्शन का माहौल सरगर्म होता है तो एमआईएम में बड़े पैमाने पर बगावत हो सकती है टिकट को लेकर, कहाँ तक सही मानते हैं आप इसको बगावत बोल रहे हैं, मगर हम इसको समझते हैं कि हमारी पार्टी की मजबूती है वो कि एक एक जगह से 8-8 10-10 लोग उम्मीदवारी मांग रहे हैं। दूसरी पार्टी के पास में तो कोई खड़ा हुआ भी नहीं मिल रहा, एक उम्मीदवार भी नहीं उनसे टिकट मांगने को। क्या वजह है कि एक वार्ड से 8-8 10-10 लोग मांग रहे? इसलिए मांग रहे हैं कि एमआईएम की मजबूत जड़ें औरंगाबाद में गड़ी हुई है। एमआईएम के लोग ज़मीन पे काम करते हैं। एमआईएम के लोगों ने यहाँ की ज़मीन को साजगार बनाया है सियासत के लिए, और यहाँ की जनता, यहाँ की अवाम एमआईएम से जुड़ी हुई है। बहुत बड़े बड़े बातें हो गई थी, हमने 80,000 लिए थे, 85,000 वोट लिए थे, क्या हुआ? इम्तियाज जलील साहब को 92,000 वोट मिले, लाख के रजी को वोट मिले उनको। और मैंने बड़ी बड़ी बातें करा, मेरी जमानत जब्त हो गई, मैं कहीं का भी नहीं रहा। तो जमात की यहाँ पर बहुत बड़ी मजबूती है और जमात का वोट बैंक है। फिर भी सर आने वाले वक्तों में आखिरी सवाल ये मेरा है कि मतलब सेकुलर पार्टियों से एक महाज बोलिए, दोस्ताना ताल्लुकात बोलिए, साजगार हो सकता है? देखिए, जो दलित मुसलमान को, ओबीसी समाज को, धनगर समाज को, एसटी समाज को एक जगह लाने की बात करेंगे और बिल्कुल संजीदगी तरीके से, ईमानदारी से इनको हक दिलाने के लिए, सियासी इदारों में पहुंचाने के, सियासी अवानों में पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, ऐसे तमाम पार्टियों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए और ऐसे तमाम दरवाजों पे हम जाने के लिए तैयार हैं।